सिंपल, मतलब इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक लगता नहीं। तो फिर आप में से कोई मुझे सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं कि डेटा एक्चुअली में क्या होता है? Collection of information, amount of posted in 1 second in social media. हाँ जी, और कोई कुछ भी आपको जो भी लगता है डेटा एक्चुअली में क्या होता है? और किसी को कुछ बोलना है, इसमें कुछ ऐड करना है? सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग। कंप्यूटर के फील्ड में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन को हम डेटा ही कहते हैं बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में कहें। ठीक है, तो फिर अब हम कंप्यूटर की फील्ड को ह्यूमन लाइफ से एक बार वो करके देखते हैं, कंबाइन करके देखते हैं कि एक्चुअली में डेटा क्या होता है। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी सिंबल, मेरा बोलना आप लोगों से, ये भी एक तरीके का डेटा है जो कंप्यूटर आपको एक तरीके से प्रोसेस करके देता है। जैसे कि हम वर्ड में कुछ टाइप करते हैं, वो भी एक डेटा है। हम उसे सेव करते हैं, वो भी एक डेटा बन जाता है। सिमिलरली कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी, कोई भी फैक्ट, जो भी हमें समझ आता है या हम कुछ भी इनपुट करते हैं, वो एक तरीके से डेटा बन जाता है। अभी अगर हम कंप्यूटर की वर्ल्ड में आए तो हमने बाइनरी कोड्स पढ़े होंगे, सबने पढ़े हैं बाइनरी कोड? यस। जैसे 0 1 0 1 हम डालते थे। और हमने, आप सभी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ पढ़ी होगी, जैसे सी प्लस प्लस भी पढ़ा है? तो उसमें हाँ जी, सी पढ़े हैं तक। ठीक है, गुड जॉब। तो फिर जब हम सी लैंग्वेज में भी हम जब कुछ कोड्स वगैरह टाइप करते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं? एक आउटपुट देते हैं। तो हमने एक डेटा एक कंप्यूटर को प्रोवाइड किया और उससे हम एक स्क्रीन में आउटपुट दे दी। तो बस यही डेटा है ना, कि हम जब राइट सिंपल लैंग्वेज में बस यही डेटा। तो कंप्यूटर उसे यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल रिकॉर्ड और मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया, इन सब के फॉर्म में हमें मिलता है। मतलब सिंपल सी बात है, कंप्यूटर हमारे जैसे तो काम नहीं करता कि हम जब सुनते हैं हम कुछ बोल देते हैं, ये हम सुनते हैं वो इनपुट डेटा हो जाता है और हम जब बोलते हैं तो वो आउटपुट डेटा होता है। अभी तो कंप्यूटर हमारे जैसे काम नहीं करता, ये अपने तरीके से प्रोसेस करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैग्नेटिक वे और ऑप्टिकल वे में आउटपुट हमें देता है। तो बस यही है कंप्यूटर वर्ल्ड में, बस यही डेटा है। ठीक है मैम, इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैम? देखिए क्यों पढ़ते हैं इतना? मतलब डेटा को, अभी आपको मैं बताऊं, डेटा का बहुत इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। जैसे हम बैंक में जाते हैं, है ना, हम बैंक में जाते हैं, हम अपना अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, अकाउंट में हमारे कितने पैसे हैं ये डेटा में आ जाता है ना। अगर सपोज दुनिया में डेटा ही नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस कैसे होगा? हम वापस वो वाले काल में चले जाते हैं जहाँ पर हम लोग बंदर थे। बंदर लोगों के जब हम उस टाइम में थे, जब हम इतना इवॉल्व किए, हम डेटा के अकॉर्डिंग ही इवॉल्व किए। हमारे ब्रेन ने इतने सारा डेटा स्टोर किया, इवॉल्व किया। फिर हमने एक बैंकिंग सिस्टम बनाया जिसमें हमने अपना डेटा पुट किया। हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आप सभी का होगा, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू आप लोग कोई जॉब या कोई अकाउंट खोलते हो, वो भी एक डेटा है। तो आप सोच सकते हैं ना कि डेटा का इम्पोर्टेंस क्या होता है असली रियल लाइफ में। और कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो भी हमें डेटा उसमें हमें डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो डेटा का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, तभी हम डेटा को पढ़ते हैं। अब हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं। आप में से कोई मुझे अभी ये बताइए कि बिग डेटा से आप क्या सोचते हैं? हमने अभी डेटा पढ़ा, ठीक है, अब बताइए मुझे कि आप लोग बिग डेटा, जब हमने ये नाम लेते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? मीन्स बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें। और कोई
सब लोग बोले कुछ बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट करते हैं और 1 सेकेंड में जो डाटा स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड बिग डाटा। और कोई कुछ भी बोल दिए जो आपके दिमाग में आता है वो बोल दिए, बिकॉज बिग डेटा सब कुछ, बिग डेटा में सब करेक्ट होता है। और कोई बोलना चाहता है? Basically, large volume of data. Large volume of data can be. यस करेक्ट। तो देखिए, जब हम, जैसे किसी ने बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम ऐसे नॉर्मल अपने कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, Ma'am, big data is a field that creates ways to analyze, systematically extract information from or otherwise deals with data sets that are too large or complex to be dealt with by traditional data processing application software. ओके, गुड जॉब। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, डेफिनेशन था बिग डेटा का, जो अभी इन्होंने बोला। बट अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं ताकि आप सभी को बहुत इजीली ये चीज समझ में आ सके, तो फिर जैसे हमारा खुद का दिमाग होता है ना, हम बचपन से पिछले हम आप 20, 21, 18 साल या हमारे पेरेंट्स जो भी 50 साल या कितने भी साल के होने वाले हैं, हमारे ब्रेन ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ, जो उसे इम्पोर्टेंट लगता है वो उसे एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो उसे अपनी लाइफ में सोचता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं इम्पोर्टेंट लगता है वो उसे हटा देता है, मतलब हटा के रखता है, मतलब कि बाद में कभी अगर काम है तो यूज करें। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा कंप्यूटर है या जो हमारा ये जो फोन है, इसमें हम सबको एक पर्टिकुलर जीबी में होता है ना, कि अगर 8 जीबी का फोन है तो उससे ज्यादा हम इंफॉर्मेशन इसमें रख नहीं सकते। सही कहा? आपको फोन, जब भी आपका फोन घर जाता है तो आपका फोन आपको क्या बोलता है कि बस 8 जीबी का इंफॉर्मेशन है, अभी आपको दूसरी इंफॉर्मेशन डिलीट करने पड़ेगी, तभी आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखा जाए, है ना? कि इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ, स्पेस खाली है। तो सभी को समझ आ रहा है कि जब हमारा यहाँ पर स्पेस भर जाता है तो हमें इसमें डिलीट करना पड़ता है। बट बिग डेटा जो होता है वो रोज बढ़ता रहता है, मतलब 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये रोज बढ़ता रहता है। तो क्या मैं बिग डेटा को अपने फोन में स्टोर कर सकती हूँ? इतना बड़ा डेटा जो रोज घटते जा रहा है, और हर एक इंफॉर्मेशन इसमें भरना जरूरी है, इसमें से मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकती। क्या मैं इसे अपने फोन में स्टोर कर सकती हूँ या अपने कंप्यूटर में जिसकी पर्टिकुलर जीबी है उसमें स्टोर कर सकती हूँ? नो मैम। है ना? तो फिर अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सोचा कि हमारा जो ब्रेन है वो पिछले इतने सालों से इतने सारा डेटा कलेक्ट करके रख सकता है, क्यों ना हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर या क्यों ना हम एक ऐसा टूल, मैं सॉफ्टवेयर नहीं बोलूंगी, क्यों ना हम एक ऐसा टूल बनाए जिससे कि हम ये सारे डेटा को, जब चाहे वो जितना भी पढ़ते हैं, हम उन्हें एक जगह में स्टोर करके। आपको बात समझ आ रही है कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम उस डेटा को एक जगह में स्टोर करते हैं। तो फिर मेरे साइड में एक फोटो है यहाँ पर, अगर आप सभी को दिख रहा है, तो आप में से कौन ये फोटो को जानता है, मतलब कौन ये जानता है कि ये चीज क्या है? आप में से कोई जानता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो ये एक डॉज कॉइन है जो अभी क्रिप्टो करेंसी बन के आ रही है। क्रिप्टो करेंसी समथिंग जो हम इंटरनेट या स्टॉक मार्केट के थ्रू हम करते हैं। तो ये जो अभी करेंसी है या बिटकॉइन करेंसी, हाँ जी मैम, ये तो फिर आप जैसे समझा रहे मैम, तो आपका मैं कहने का मतलब है मैम, इसमें जिस तरह मुझे मोबाइल में अगर कुछ पर्टिकुलर इमेज का फोल्डर क्रिएट करना होता है या फिर किसी इमेज की जरूरत होता है, तो मैं उसका एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जब मुझे जरूरत होता है तो फिर मैं उसका यूज करता हूँ। तो जिस तरह से आपने एक बिग डेटा का एग्जांपल लेके समझाया, तो इनमें तो वही हुआ, एक टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन एक बना के उसमें सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
अभी जब मैं ये बात बोलूं कि हम लोग एक टूल्स या सॉफ्टवेयर बना के उसमें सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये तो आपका बहुत ही बेसिक, मतलब ये सब डेटा स्टोरेज होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये पूछा था कि डेटा क्या होता है। यस मैम। आपको पता चल रहा है डेटा बहुत छोटी चीज है, ठीक है, और बिग डेटा जब हम उससे आगे लगा देते हैं तो वो एक ऐसी चीज होती है जो लगातार बढ़ती जाती है, जो हम लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर में जो करते हैं, जैसे आपने अभी बोला कि हम फोल्डर बनाते हैं अलग अलग चीजों का, हम उसमें लाइक पिक्चर स्टोर कर देते हैं या जो भी हमें मिल रहा है हम उसे स्टोर कर देते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये बात हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है ना, जैसे आपके कंप्यूटर में मान लीजिए 1000 GB आप स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो फिर आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि आपके पास एक डेटा है जो रोज बढ़ते जा रहा है, रोज बढ़ते जा रहा है, आप उसमें अलग अलग फोल्डर बना के उसमें स्टोर करते जाएंगे, तो भी तो एक दिन आपका कंप्यूटर बोलेगा ना कि अब और नहीं स्टोर कर सकते, अभी पुराने डेटा को हटा दीजिए, है ना। तो फिर तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ ऐसे टूल्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो बनाए जिसमें हम ये जो बिग डेटा है, जो ये डेटा जो रोज बढ़ते जा रहा है, वो भी सिर्फ 1-2 नंबर से नहीं, जैसे 2, अगर पहले हम 2 इनपुट कर रहे हैं तो वो 4 गुना बढ़ रहा है, उसके बाद फिर हम 4 डाल रहे हैं तो वो उससे ज्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ना। आप सभी को मैथ्स आती है ना, तो आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियली बढ़ना क्या होता है, मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है, जितना वो नंबर है उसमें वो खुद मल्टीप्लाई होके वो बढ़ते जा रहा है एक्सपोनेंशियली, ओके। तो फिर अगर इतने बड़े डेटा को हमें कहीं स्टोर करना है तो हमें कुछ ऐसे टूल्स बनाने पड़ेंगे जिसको हम यूज करके उन डेटा को स्टोर कर सकें, ताकि हमारा पुराना डेटा भी डिलीट ना हो और जो नया डेटा जो हम ऑलरेडी डालते जा रहे हैं वो भी एक जगह में स्टोर होते जा रहा है। समझ में आया? यस मैम। बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है ना? यस मैम। देखिए, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी अभी उम्र की इजाजत नहीं है, और आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन है, कुछ अगर कहीं में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे वहीं पर रोक के पूछ सकते हैं। ये लैंग्वेज जो है, ये बिग डेटा की जो फील्ड है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल की दुनिया में, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, हम अपनी बैंकिंग देखते हैं, हम सब ट्विटर, फेसबुक ये सब चलाते हैं, तो ये सारी जो चीजें हम जो यूट्यूब तक जब देखते हैं वो भी एक बिग डेटा का ही पार्ट है। तो अगर हम ये चीज को अगर हम अच्छे से समझ सकेंगे तो ये आगे चल के बहुत कुछ, इसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। आपको पता चल रहा है, जैसे अभी कोविड केसेस हो रहे हैं, जैसे अभी हम लोग एक पैंडेमिक की सिचुएशन में है ना, तो ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें इतने सारे पेशेंट्स, इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारे अभी हम लोग इतने उस लेवल में है, इतने नीचे के लेवल में है कि हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम डेटा को सब किसी को प्रोवाइड कर सकते। जैसे अभी क्या हो रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कई लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहा है। अब अगर आप सोचिए कि अगर हम बिग डेटा की मदद से ऐसे पैंडेमिक के लिए अगर हम एक पर्टिकुलर जगह बना सकते हैं जहाँ पे ये सारा डेटा पहले से ही अवेलेबल होगा, अगर कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा है वो ऑक्सीजन किसी और के पास चला जाता है, या अगर कहीं पर कोई वैक्सीन, कहीं पर वैक्सीन है तो वो वैक्सीन कहीं पर अगर हम ऐसा बना सकते हैं तो हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो। तो इसीलिए ये जो बिग डेटा सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट होने से आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं। तो फिर आप सभी को टाइप्स ऑफ डेटा पता है? किसी को? डिस्प्ले पे है मैम। हाँ, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और ये तो एग्जांपल मैंने अभी आपको ऑलरेडी दे दिया बिग डेटा का, है ना। शॉपिंग वेबसाइट्स, आप सभी लोग शॉपिंग करते होंगे आजकल,
या खाना वगैरह अगर आप जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते होंगे, फेसबुक भी चलाते होंगे, फेसबुक नहीं तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी टाइम पे था जो चल रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ईमेलिंग भी करते होंगे, हेलो करते हैं ना? यस मैम। मैम तो हाँ अभी जी, क्लास Facebook भी चलाते क्लास हैं। कर रहे थे तो फिर ये सारा जो चीज है ना वो सब बिग डेटा में ही आता है। इन हम तो सबको नहीं हैंडल लिए। करना, ये सब करना, ये सब बिग डेटा में नहीं आता है। रजिस्टर ही नहीं कर तो पाया, types उसके बाद of यहाँ data सुने होता हैं है structured, मधुबनी टाउन में unstructured और semi structured। तो तो सिर्फ अभी अब मुझे आपकी इतना रजिस्टर बताइए कि जब आप स्ट्रक्चर्ड से क्या समझते हैं? यहाँ था मतलब जब हम ये वर्ड उस यूज समय नहीं करते कर हैं स्ट्रक्चर्ड, इससे आप क्या समझते हैं? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, कोई भी मुझे एक बात बताइए जिसे भी ये समझ आ रहा है वो मुझे बता सकता है। किसी को आता है? ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, इसमें कुछ हार्ड नहीं। कोई पैटर्न में डाटा ये को स्ट्रक्चर बोलेंगे मैम ये। ठीक है, गुड। और कोई? Ma'am, structured data is a clearly defined and searchable types of data. गुड, वेरी गुड। और कोई? ट्राई कीजिए। अभी इन लोगों ने स्ट्रक्चर्ड बोला, कोई अनस्ट्रक्चर्ड बताइए, कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड बताइए, कुछ भी बताइए, सब राइट ही होगा क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो वर्ड है ये वही है। ये वर्ड ही हमें बहुत कुछ बता देता है एक पर्टिकुलर बिग डेटा या बिग डेटा के बारे में। ट्राई करिए। और कोई? मैम मैम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मीन्स जो स्ट्रक्चर ना हो, इट मीन्स वो एक कह सकते हैं जो हाँ जी, एक वे में ना हो मैम। हाँ, जिसको कोई लोकेशन नहीं, यस मैम। जिसको कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट। स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है सेमी स्ट्रक्चर, या फिर उसके बाद उसके दोनों के बीच के पार्ट को हम सेमी स्ट्रक्चर बोलेंगे। करेक्ट। और कोई? वेरी गुड। ट्राई कीजिए कोई और। रागिनी, मनीषा, रोहित, ट्राई करिए। Semi-structured data is form of structured data, ma'am. गुड जॉब मुस्कान, वेरी गुड। अगर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाकी सबका आप किसी और क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा। तो फिर यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज, अभी जो आपने जो भी कुछ भी बोला है वो सब आपने करेक्ट बोला, तो इसको हम थोड़ा और डिफाइन करके समझने की कोशिश करते हैं। जो डेटा एक फिक्स्ड फील्ड में रिसाइड करता है या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होता है, जो मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी के मुताबिक, कितना ज्यादा, कितना बड़ा, वो सारे डेटा क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि ऑडियो, वीडियो स्ट्रीम्स, जीपीएस ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, एनालॉग डेटा। एनालॉग मतलब जैसे आप लोगों ने वॉचेस देखी होगी, Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. एक तो डिजिटल वॉच होती है और एक नॉर्मल जो घड़ी का जो काटा हम सबके घर में होता है वो वाली वॉचेस। तो यही होता है हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रिसाइड नहीं करता। जैसे डेटाबेस हो गया तुम्हारा, आप सबने कभी डीबीएमएस के बारे में सुना है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस मैम। हाँ, सुनो। एसक्यूएल के बारे में सुना है? यस मैम। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये सारी चीजें के बारे में, है ना? तो ये जो पर्टिकुलर डेटा होता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, वो कभी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर, मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट का नहीं होता। वो अलग अलग फॉर्मेट का होते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह में वो स्टोर नहीं होता। फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा से थोड़ा अलग होता है, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से थोड़ा इजी होता है समझना। मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? ईडीएल लैंग्वेज, कि हमने कार्ड से पेमेंट किया तो आप सभी के पास एक इनवॉइस आता हो, है ना, कि आपने इस कार्ड ये आपका इनवॉइस, तो वही होता है ईडीआई। ये सेमी
स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जिसमें कि कोई एक पर्टिकुलर जगह में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये मतलब इंटरचेंज करके एक लैंग्वेज को बताता है, ये सब नहीं होता। और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें कि हमने जो एक कोड लिखा वो हम ह्यूमनली हम उसे रीड कर सकते। ये वाली लैंग्वेज, उसमें HTML जो अभी शायद से आप लोगों को पता हो, HTML वो भी एक तरीके का मार्कअप लैंग्वेज ही होता है। तो फिर यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स है कि बिग डेटा में स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और मल्टी स्ट्रक्चर्ड हाइब्रिड डेटा के एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में जैसे मैंने अभी आपको पूछा था SQL के बारे में, अगर आप सभी को पता है तो SQL, ये सब हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे। एक्सेल शीट जो होती है, जो हम नॉर्मल एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें हम अपनी सारी चीजें इनपुट करते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में सोशल मीडिया आता है, जिसमें आप लोग जब व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो आप कभी पिक्चर्स भेजते हैं, कभी वीडियोस भेजते हैं, कभी ऑडियोज भेजते हैं, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं हो, सही कहा ना, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही भेज सकते हैं, कि सिर्फ टेक्स्ट ही भेज सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड। अब मल्टी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ गया आपका ई कॉमर्स मार्केट। ई कॉमर्स मतलब जितना भी मार्केटिंग वगैरह होता है वो सारा। बिग डेटा में एक और डेटा होता है जिसे हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें है इम्पोर्टेंट, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेटा डेटा एक ऐसा डेटा है जिसके थ्रू हमें बाकी सारे डेटा की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसे हम मेटा डेटा कहते हैं। ये आप सही से याद रखिएगा, भले ही आप ये सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बट मेटा डेटा को आप अपने दिमाग में हमें रखिएगा क्योंकि आगे चल के हमें इसकी जरूरत है। जो डेटा एक ऐसा डेटा जिसके थ्रू हमें दूसरे डेटा की इंफॉर्मेशन मिले, उसे हम मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है, सिंपल। आप सभी को ये सब समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? वहाँ रोकिएगा, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैम मेटा डेटा को फिर से एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है, मेटा डेटा को मैं आपको फिर से बता, एक ऐसा डेटा, मेटा डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसके थ्रू हमें दूसरे डेटा के बारे में पता चलता है, जिसके नेम से हमें दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। आप ये सोचिए कि आपके दो पेरेंट्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, उनके थ्रू आपको पहचाना जाए कि ये शर्मा जी का बेटा है, तो वो क्या हो गया, आपके पापा क्या हो गए, मेटा डेटा हो कि ये शर्मा जी का बेटा है ना, तो ये क्या हो गया, मेटा डेटा, कि आपको आपके पापा के थ्रू पहचाना। आगे चल के हो सकता है कि आपके पापा को आपके नाम से पहचाना जाए, तब आप एक मेटा डेटा हो जाएंगे और आपके पापा एक डेटा हो जाएंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी। मेटा डेटा इज आल्सो टाइप ऑफ डेटा। Metadata is basically a type of data as well because data से हम information extract करते हैं हम, है ना? कोई भी डेटा हुआ, जैसे कि आपका कोई भी इनपुट डेटा, जो भी डेटा जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो डेटा ही माना जाता है। चाहे मेटा डेटा इज ऑल्सो टाइप ऑफ डेटा बिकॉज हमें उससे दूसरे डेटा की इंफॉर्मेशन मिली। मेटा मतलब बिग, है ना? आप सभी ने मैथ्स पढ़ा है ना? आगे इसमें भी मैथ्स में पढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे, आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, थोड़ा दिक्कत होगा, आगे चल के जब हम थोड़ा और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे ये थोड़ा और इजी होता चला जाएगा। आज ये जाके आप एक बार घर जाके रिवाइज कीजिएगा, मैं आपको ये आपको मैं दे दूंगी, फिर से आप इसे घर में जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा फिर से हम मुझसे पूछ सकते हैं ये क्लास खत्म होने के बाद। तो फिर बिग डेटा का क्या कैरेक्टर है, ठीक है? अब जब मैंने अभी तक आपको बिग डेटा बोला, आप मुझे
बताइए कि बिग डेटा में क्या कैरेक्टर हो सकता है उसका, मतलब इसकी जान इसको ट्राई कीजिए अगर किसी को समझ में आए तो, मतलब वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरिसिटी का मतलब। मैम वैरायटी में मैम ऑल टाइप ऑफ डाटा वैरायटी आ जाएंगे मैम, जैसे आपने समझाया था व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये सब वैरायटी में आ जाएगा मैम। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, दो जॉब, वेलोसिटी, स्पीड मैम, कितना स्पीड से डेटा मतलब वेलोसिटी का मतलब मैम ये हाँ जी बोलिए। आप मुझे इस वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। वॉल्यूम मतलब कितना बड़ा, कितना ज्यादा वॉल्यूम है, कितना स्केल ऑफ, यस मैम, साइज बोल सकते हैं। हाँ, गुड जॉब। वैरायटी मतलब किस तरीके का डेटा आ रहा है, कि कौन से फॉर्म का डेटा आ रहा है। वैरायटी मतलब जैसे फॉर्म्स ऑफ डेटा हो गया, आपका पीडीएफ आ रहा है, कि आपका ऑडियो आ रहा है, कि आपका पिक्चर्स आ रहे हैं, तो ये हो गया आपकी वैरायटी। वेलोसिटी होता है एनालिसिस ऑफ डेटा फ्लो, मतलब कितने स्पीड से, अभी भी किसी ने बोला था कितने स्पीड से डेटा फ्लो हो रहा है बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ये जो बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स या आप बोलिए बिटवीन डिफरेंट नोड्स जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वेरिसिटी मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा। अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा इज लाइक समटाइम डेटा कैन हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन, मतलब कि अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं, है ना। कभी कभी कोई डेटा करेक्ट होगा, कभी कभी कोई डेटा इनकरेक्ट होगा, कभी कभी कोई डेटा अनसर्टेन होगा। हमेशा डेटा जो हम डालते हैं करेक्ट नहीं होगा, जैसे कभी कभी हम कोड कर रहे हैं कुछ चीज, हमने एक कोलन छोड़ दिया, पूरा डेटा कभी चलता है। आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग की है, सी लैंग्वेज की यस मैम। Yes, ma'am. की है, तो आप लोग कभी कभी ब्रैकेट या कुछ भूल जाते हैं, तो क्या वो प्रोग्राम चलता है? No, sir. नो मैम, मेरा एरर शो कर देता है। सिर्फ एक कोलन की वजह से पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाता है, या कभी कभी अगर ब्रैकेट मिस कर दिए तो पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाता है। यस कंपाइल होता तो सेगमेंटेशन फॉल्ट लिख देता। वही करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो फिर ये अगर हमने सी प्रोग्रामिंग का देखा तो हमने बस एक ही गलत कर दी और पूरा का पूरा प्रोग्राम खराब हो। अब आप सोचिए कि कभी कभी किसी ने कोई डेटा में इनपुट खराब कर दिया, कभी किसी ने कोई गलत इनपुट कर दिया, तो उसमें पूरा डेटा ही एक तरीके से अनसर्टेन हो जाएगा, है ना, कि क्या इसका आउटपुट करेक्ट है, क्या इसका आउटपुट इनकरेक्ट है। तो ये होता है वेरिसिटी ऑफ डेटा, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझ में आया इन सबका कैरेक्टरिस्टिक बिग डेटा की अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा, ठीक है। ये क्या होता है? मैं वेरिसिटी लास्ट वाला था जो वेरिसिटी अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा, जो मैंने अभी आपको समझाया, समझ में आया आपको? मैम फिर से एक बार डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एक तरीके का जो मैंने अभी आपको दिया कि सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसमें हमने एक कोलन वगैरह छोड़ दिया, ठीक है, पूरा प्रोग्राम गलत हो गया, राइट। यस मैम। जो डेटा हम दे रहे हैं मशीन को, ठीक है, जो भी डेटा मशीन के पास जा रहा है, तो फिर बिग डेटा के फॉर्म में, ठीक है, क्या उसका फॉर्म सही है, क्या उसका इनपुट सही है। तो वेरिसिटी मतलब डेटा कैन नेवर बी सर्टेन, डेटा हमेशा मतलब हम लोग डाल रहे हैं, तो क्या वो डेटा हमेशा सही होगा? डेटा में भी तो एरर हो सकते हैं ना। यस मैम। डेटा में भी एरर हो सकते हैं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी? डेटा जो आउटपुट आएगा वो अनसर्टेन, एरर नहीं हो सकते।
आउटपुट वो देगा। इसमें बिग डेटा में ये होता है कि आउटपुट वो देगा, बट आउटपुट अनसर्टेन। समझ में आया? क्योंकि मतलब कुछ भी दे देगा मैं। हाँ, मतलब वो आउटपुट कुछ दे देगा मैम। एक एक करके बोलिए। मैम वो आउटपुट तो देगा बट एक्यूरेट आउटपुट नहीं होगा वो। सही। रोहित आप भी कुछ बोल रहे थे? जो आउटपुट देना चाहिए मैम वो नहीं देगा कि दूसरा कुछ आउटपुट दे देगा। राइट, मतलब इनएक्यूरेसी, वेरिसिटी ऑफ डेटा। बट इन सारी चीजों से भी एक बिग डेटा में ये चीज है कि अनसर्टेनिटी से भी डील करने के लिए हमारे पास कई सारे और मेथड होते हैं वेरिसिटी से डील करने के। अब आप ये चीज याद रखिए कि इन सारे वर्ड्स का इंग्लिश में जो मीनिंग है वही बिग डेटा में इसका मीनिंग है। ये कुछ ज्यादा इसमें है, ठीक है? और एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर अभी भी किसी को वेरिसिटी समझ नहीं आया है तो मुझसे एक और बार आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. सबको आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? क्योंकि आगे चल ये सब जो होता है ये भी एक तरीके से बिग डेटा के अंदर ही चलता है। क्योंकि रोज मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, रोज कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ती जा रही है ना? तो ये भी एक तरीके से बिग डेटा के अंदर ही आया। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट हुआ, इंडिया का स्टॉक मार्केट हुआ, मानी के पास इतना सारा शेयर है, टेस्ला के पास इतना सारा शेयर है, तो ये सब क्या होगा? एक तरीके से स्टॉक मार्केट में आ रहा है, राइट? ये भी एक बिग डेटा का एग्जाम्पल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सोप है ना? सोप है कि नहीं, ये अभी भी बिग डेटा यहाँ पर हम यूज करते हैं। फिर आपका अगर मैं बोलूं, हाँ बोलिए। मैम साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो भी तो बिग डाटा के अंतर्गत आता होगा। साइबर सिटी का भी हम ले सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी हम ले सकते हैं, है ना? यस मैम। अभी मैं आपको एक क्योंकि मैं बायोटेक का आई एम फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, तो फिर मैं आपको एक ऐसी साइट दिखाता हूँ। दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। नो मैम। तो ये है नेशनल सेंटर, अभी दिख रहा है? साइट नहीं दिख रहा है। डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा है मैम। ओके, अभी I'll just wait 1 second। एक मिनट। अब स्क्रीन हट गया मैम। हाँ, मैंने हटाया वो, मतलब दूसरा स्क्रीन में डाल रहा हूँ। दिख रहा है आपको? ये वाली ठीक है। तो फिर ये जो साइट है ना, ये हम लोग एनसीबीआई की साइट है जो है नेशनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये जो साइट है जिसमें रोज कोई ना कोई, जैसे यहाँ पर ऑल डेटा बेसिस, जैसे हम यहाँ पर कोई प्रोटीन हो गया, अगर मैं प्रोटीन का भी लेता हूँ, जीनोम लेके यहाँ पर कोविड, अगर मैं ये देख लूँ सर्च करूँ, ये जो साइट है इसमें हमें जीनोम, प्रोटीन, इन सब की इंफॉर्मेशन रोज आती रहती है इस तरीके से कि ये इसका सीक्वेंस है, ये इसका फास्टा सीक्वेंस है। आप सभी को फास्टा भी पता ही होगा क्या होता है, जो हम प्रोग्रामिंग में जो हम, हाँ, तो ये सारी जो वेबसाइट है
ये भी एक तरीके से हम मान सकते हैं बिग डेटा के अंदर आते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट में भी हम काफी सारी डिफरेंट जीनोम या प्रोटीन इन सबको हम हैंडल करते हैं। रोज कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी कोरोना वायरस, जैसे आपने मैंने कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड में आपको आई है, जैसे आपको मैंने कोविड-19 की इंफॉर्मेशन निकाली, तो इसने मुझे एक तरीके से इसका फास्टर सीक्वेंस दिया। इस फास्टर सीक्वेंस को मैं ब्लास्ट रन कर सकती हूँ या कुछ भी, जिससे कि हमें प्राइमर वगैरह मिल सकती है। चलिए, ये बायोटेक्नोलॉजी की बात होगी, बट ये जो साइट है इसमें हमने कितने सारे इंफॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के या डिफरेंट आप कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने सारे इसमें इंफॉर्मेशन रोज डाली जाती है, रोज डाली जाती है। मगर इस साइट का कोई पर्टिकुलर जीबी नहीं है, मतलब इसमें आप जितनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है आपका। अगर हम ऐसे कुछ मेडिकल साइंस से रिलेटेड अगर हम कुछ ऐसे साइट्स बना सके तो वो भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो भी काफी अच्छा होगा। फिर आपका आता है गूगल का, जो आपने क्लाउड स्टोरेज सुना होगा, आप सबने सुना है गूगल क्लाउड, सुना होगा। क्लाउड आप सभी को पता है क्या होता है? काफी इजी वर्ड है क्लाउड। डेटा स्टोर करना को क्लाउड बोलते हैं। उसमें को कोई भी डाटा ठीक है, हाँ जी बोलिए। एक पर्टिकुलर जो भी है, जिस भी कंपनी का वो प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर स्टोरेज, मतलब अपने एक सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, या लॉजिकल, इसको हम एक लॉजिकल पूल की तरह मान सकते हैं, जिसमें डेटा हम बार बार डालते रहेंगे और वो अलग अलग सर्वर्स में डिवाइड होता रहेगा। गूगल का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसमें हम बिग डेटा को भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें हम सोशल नेटवर्किंग भी करते हैं, उसके थ्रू यूट्यूब, उसके थ्रू ईमेल, ये सब भी वर्क करते हैं। तो फिर ये जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, ये हडूप, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अपाचे हडूप, अभी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दूंगी उसका, ये उसके बेसिस में बना हुआ। तो फिर ये जो चीज है, ये जो क्लाउड स्टोरेज, ये सब एक बिग डेटा का ही पार्ट है। अगर आपको समझ में आया तो फिर हम कहाँ इन चीजों को यूज कर सकते हैं? हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, आपका बैंकिंग में यूज कर सकते हैं, आपका, मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम ये जो NCBI जैसी वेबसाइट जो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए होती है, हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। आप सबको समझ में आया? स्टॉक मार्केट में हम ऑलरेडी उसे यूज करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है मेरी किसी चीज में तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को डाउट? Excel, RStudio, Hadoop, and Google Cloud Platform, and MySQL भी देखा होगा, और Amazon वेब सीरीज सर्विसेज देखा होगा, गूगल प्लेटफॉर्म तो सभी ने देखा होगा, आदि देखा होगा, MySQL भी देखा होगा अगर देखा है तो ये सारे, स्पार्क भी देखा होगा, AWS। तो आपने लगभग सबने सब कुछ देखा है इसमें से, ये सारे लोगों उसको पहचानते हैं, है ना? तो फिर जो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें बिग डेटा को एक तरीके से परफॉर्म और एक तरीके से स्टोर करने देते हैं। जैसे कि गूगल प्लेटफॉर्म में एक क्लाउड डेटा लैब है, जो अगर हो सके तो हम परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लाउड डेटा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें क्लाउड डेटा लैब है, जिसमें हम बिग डेटा को हम स्टोर या परफॉर्म उसमें कर सकते हैं, जिसके थ्रू काफी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है। फिर हमें यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे बताऊंगी, बट इनमें से कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तो सभी को आता है।
एक्सेल शीट बनाना, एक्सेल कैलकुलेशन करना, Yes, ma'am. ये सब तो आती नहीं। फिर हडूप जो है ये प्राइम है, ये जो चीज है ये बिग डेटा का बेस है, ये मान के चलिए। और हडूप सिस्टम बहुत ही इजी होता है समझने में, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आज मैं आपको बहुत ही इजीली से समझाएंगे, आगे चल के हम इसे थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये फिर से मैंने रियल टाइम बिग डेटा के एनालिटिक टूल्स जो होते हैं, जो स्टोर में जुपिटर, क्लाउडेरा, ये सब आगे चल के हम और अच्छे से समझेंगे। पहले हम हडूप समझते हैं जो इन सब का बेस है एक तरीके से। तो हडूप जो होता है, आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में पता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मतलब अगर आप मेरे से किसी को इसके नाम से भी जो आपको आइडिया आ रहा है आप उसको सोच के मुझे बता सकते हैं। मतलब एक फाइल सिस्टम किसी को कोई आइडिया? जैसे कि मोबाइल से मोबाइल में ट्रांसफर किया जाता है कोई फाइल, आप सिलेंडर हो गया, शेयरिट हो गया, जस्ट लाइक। ठीक है, और कोई? कुछ भी जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप मुझसे बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप में से मुझे कोई ये बता सकते हैं कि जावा क्या है? प्रोग्रामिंग आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है। सी लैंग्वेज क्या है? सिंपल वर्ड में बताइए, सी लैंग्वेज क्या है? जावा भी सी का आप बड़ा भाई मान सकते हैं। एक सिंपल वर्ड में बताइए, कोई भी। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई वर्क करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। और कोई? आप लोगों ने सी पढ़ा और Java is high level programming language. गुड जॉब। और कोई? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और कोई? C language is a mother of all programming language. बिग स्टेटमेंट। देखो, जावा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम JVM पे यूज करते हैं, ठीक है। सी भी उसी तरीके का एक लैंग्वेज है जिसे जावा लैंग्वेज है। जावा थोड़ा और मतलब उसमें ज्यादा अच्छे से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सी में नहीं कर सकते या C++ में नहीं कर सकते हैं, बट जावा एक थोड़ा इजी भी नहीं होता, बट हाँ उसमें से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, जो हम उसका जो आउटपुट होता है या जो थोड़ा, क्योंकि वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका आउटपुट थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, उसे बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स के अंदर चलाया जा सकता है। तो जो हडूप है वो बेसिकली यही जावा प्रोग्रामिंग में वर्क करता है। इट्स अपाचे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स मतलब सबके लिए ओपन। जैसे कि आप लोगों ने अगर मैं आप लोगों को एक दो साइट बताती हूँ, जैसे इंक्सकेप या गिम्प, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स में मतलब सबके लिए अवेलेबल है, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते, ओपन सोर्स है, सबके लिए अवेलेबल होगा। और इसमें आप फोटोशॉप या ये कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा ओपन सोर्स को समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। अपाचे भी एक तरीके का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो जावा लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड। जावा लैंग्वेज जैसे अभी आप लोगों ने बोला, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है तरीके से। तो हडूप जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। मतलब कि हडूप में कई सारे छोटे छोटे नोड्स होते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा डेटा। आप में से कितने लोगों को मेटा डेटा जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वो याद? Yes, ma'am. मेटा डेटा क्या होता है? जल्दी से मुझे बताइए मेटा डेटा। कोई भी
हाँ बोलिए। दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, गुड जॉब। तो फिर जो हडूप सिस्टम है उसमें कई सारे ऐसे मेटा डेटा होते हैं और डेटा नोड्स होते हैं डिफरेंट डेटा से। मतलब एक जो डेटा है वो पर्टिकुलरली दूसरे डेटा के साथ अटैच है। ये मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगी जब भी दूसरी क्लास होती है। तो एक डेटा जो मदर ऑफ ऑल डेटा है उसके से कनेक्टेड डेटा नोड्स होते हैं। ये जो अगर हम मेटा डेटा को एक्सेस करें तो उसके थ्रू हम बाकी सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। या और एक चीज इसमें ये है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपके पापा का एग्जांपल दिया। कंप्यूटर में अगर हम यहाँ पर सर्च में अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप करें तो कंप्यूटर आपको वो दे सकता है। सिमिलरली तो ये एक फॉर्म ऑफ मेटा डेटा हो गया कि यहाँ पर हम कुछ सर्च कर रहे हैं और फिर वो आ जा रहा है। ठीक है, मेटा डेटा जो दूसरे डेटा से लिंक है। तो सिमिलरली हडूप में भी क्या होता है, एक मेटा डेटा होता है उससे दूसरे डेटा नोड्स कनेक्टेड होते हैं और वो एक मेटा डेटा को अगर हम एक्सेस करें तो हमें बाकी सारे डेटा मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कुछ? यस मैम। गूगल भी एक मेटा डेटा गूगल मैम गूगल के बारे में मैं आपको ये थोड़ा अच्छे से मैं आपको कभी और बताऊंगी, क्योंकि गूगल जो है ना उसका मेटा डेटा से भी लिंक मत कीजिए। गूगल एक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है, उसको भी हम मेटा डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं। बट एक तरीके से वो एक सर्च इंजन है। अगर आपको पता है सर्च इंजन जो होता है ना थोड़ा अलग तरीके से काम करता है एज कम्पेयर टू बिग डेटा। बिग डेटा को हम गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं बट अभी के लिए हम नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक नोड, ठीक है, एक नोड गूगल में शायद से व्हाइट बोर्ड नहीं कि होता है समय होता है। दिख रहा है सबको? No, starting whiteboard. एक मिनट, आप लोगों को नहीं दिख रहा ना? एक मिनट। नो मैम। एक मिनट, तो अभी मैं ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में मतलब मैप रिड्यूस में एक इनपुट में एक पर्टिकुलर सेंटेंस हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इनपुट में एक पर्टिकुलर सेंटेंस हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये जो इनपुट है वो आगे जाके एक इस इनपुट को एक एक वो मिलेगा, डिजिट्स मान लेते हैं, एक एक डिजिट्स मिलती है। जैसे हेलो को 1 मिलेगा, वर्क को फिर से एक 1 मिलेगा, फिर ये डिजिट्स को फिर से इनकी शफलिंग होती है। मतलब शफलिंग इन द सेंस कि इन सारे वर्ड्स में से कौन सा वर्ड को कहाँ पर हम स्टोर करें जिससे कि हमारी स्टोरेज का थोड़ा वो रिड्यूस हो जाए, कि एक पर्टिकुलर आउटपुट जिससे कि हमारा जो स्टोरेज है उसे करने में एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स आए, या फिर ये कहे कि जो हमारा जो स्टोरेज का जो यूनिट है उसको हम इतना बर्डन नहीं प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर मैं बार कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम 3-4 सेंटेंसेस लिखते हैं जिसके सेम मीनिंग होते हैं, है ना? जैसे हेलो एवरीवन, हेलो ऑल, हेलो वर्ल्ड, है ना? तो इन तीनों सेंटेंसेस की क्या हुआ, सेम मीनिंग हुए कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अब अभी अगर मैं एक स्टोरेज को ये बोलूं कि हाँ तीनों के सेम मीनिंग है, तीनों को ही आप स्टोर करके रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जो सिस्टम है उसके लिए तो ये बेकार का इनपुट हुआ,
है ना, कि इससे 3 सेंटेंसेस से अच्छा तो मुझे एक ही सेंटेंस बताओ जिसको स्टोर करना इजी हो। तो मैप रिड्यूस में हम वही करते हैं कि हम 3 जो हमारे सेंटेंस है उसकी शफलिंग करते हैं, एक एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब नंबर से डिजिट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर, उसकी फिर से रीशफलिंग होती है, तो एक आउटपुट में एक पर्टिकुलर सेंटेंस मिलता है। इसको मैं और अच्छे से आगे चल के आपको समझाऊंगी। तो वही है, मैप रिड्यूस पहले होता है, मतलब एक सेंटेंस को छोटा कर दिया, फिर HDFS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमने डाल दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब मेटा डेटा को मतलब एक नेम नोड प्रोवाइड किया, नेम नोड से हमें दूसरे डेटा नोड्स के बारे में पता चल गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एड्रेस बन गया। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता होगा कि एड्रेस क्या होगा। आप लोगों को पता है ना, सी में भी हम लोग एड्रेस बनाते हैं, एड्रेस ऑफ या एक पर्टिकुलर उसका एड्रेस बनाते हैं। एरेज में भी हम यही करते हैं, अगर आपको पता है। एरेज हम लोगों ने पढ़े हैं। यस मैम, यहाँ पर होमोजेनियस डाटा को एक क्या आप फिर से बोलिए, आप थोड़ा ब्रेक हो गया बीच में। यहाँ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डाटा सर, डाटा एरे में। ठीक है। तो फिर यही होता है बेसिकली। आगे चलिए मैं इसे थोड़े और अच्छी तरीके से समझाऊंगी। आज के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, तो बाकी सारा कुछ आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। और मॉड्यूल्स ऑफ HDFS, सॉरी मॉड्यूल्स ऑफ Hadoop, इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स आप लोगों को पता है क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है मॉड्यूल्स के बारे में? कुछ भी, किसी को भी? मॉड्यूल्स एक्चुअली में छोटे छोटे यूनिट्स, या फिर ये कहिए कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में छोटा छोटा, हाँ प्रैक्टिस सेट बोल टॉपिक्स। ठीक है। तो फिर मॉड्यूल्स इज मोर लाइक एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने एक सिस्टम बनाया जिसको अलग अलग टास्क हमने प्रोवाइड करे। एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, उसमें अलग अलग सिस्टम बनाया, उसको हमने अलग अलग टास्क प्रोवाइड कर चुके। तो यहाँ पर होती है Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जहाँ पर हमने एक पूरा आर्किटेक्चर नोड्स हुए, जहाँ पर हमने मेटा डेटा स्टोर किया, उससे हमने डेटा नोड्स को कनेक्ट किया। ये सारा पूरा काम जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का हुआ वो HDFS में समा, ठीक है, Hadoop में। फिर Hadoop यहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग और कंप्यूटिंग रिसोर्स एंड क्लस्टर्स, मतलब कि यहाँ पर प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत, यहाँ पर हर एक डेटा नोड इन सब कुछ अलग अलग तरीके से शेड्यूल किया गया, उसको कंप्यूट किया गया। ये आगे चल के और अच्छे से समझ में आएगा, बट आज के लिए नहीं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर शेड्यूलिंग होती है, मतलब कौन सा डेटा आगे जाएगा, कौन सा कंप्यूटर में कौन से क्लस्टर्स, कौन से कंप्यूटिंग रिसोर्स कौन से क्लस्टर्स के ऊपर काम करेंगे, मतलब HDFS में जो हमने डेटा नोड्स बनाए हैं उसके ऊपर क्या क्या काम करेगा। Hadoop मैप रिड्यूस में फिर से हमने एक एल्गोरिथम प्रोड्यूस किया जिसमें हमने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को थोड़ा छोटा करके एकदम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कि हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिले, उससे हमने उसको छोटा किया। उसमें हमने मैप रिड्यूस को यूज किया, Hadoop मैप रिड्यूस का। उसके बाद हमने Hadoop कॉमन जो जावा लाइब्रेरीज, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये पूरा जो सिस्टम है Hadoop का वो जावा के ऊपर काम करता है ना। ये जो Hadoop है ये जावा के ऊपर काम करता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा जावा के ऊपर, अगर आप लोग सी पढ़ेंगे। आप लोगों को आइडिया है? यस मैम। ठीक है, तो फिर वही ये जावा लाइब्रेरीज होती है Hadoop कॉमन, यहाँ पर इसी के थ्रू सारा कुछ प्रोग्रामिंग इस सब में चलता है। तो आज के लिए हम ये यहीं तक रखेंगे।